बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 610 का लेक्चर नंबर 23 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है देयर इज़ नो सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी दैट इज़ बेस्ट फॉर ऑल नीड्स। यानी वो कह रहा है दुनिया में अभी ऐसा कोई भी सिंगल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी नहीं आई जो हमारी तमाम की तमाम ज़रूरियात के को पूरा करने के लिए बेहतरीन हो। यानी हर ज़रूरत के लिए अलग से नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो है वो बनाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं आप कह सकते कि एक ऐसी दुनिया में टेक्नोलॉजी है कि जिसको अगर हम यूज़ करें तो तमाम ज़रूरियात को हम पूरा कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद करनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके MCQs पर्पज़ के लिए वो है 1970s लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिगन टू एक्वायर मल्टीपल नेटवर्क्स। कहता है जो 1970 की दहाई थी उसमें जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यानी जो बड़े अदारे थे दुनिया के, उन्होंने क्या किया, पहली मर्तबा जो है वो मल्टीपल नेटवर्क्स को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये आपने डेट याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यूनिवर्सल सर्विसेज की। अब यूनिवर्सल सर्विसेज क्या होती हैं, इनको हम यहाँ से बाद में सीखते हैं, पहले ये सीखते हैं कि यूनिवर्सल सर्विस कहते हैं किसको है। दोस्तों, यूनिवर्सल सर्विस में ये होता है कि जब हम दो ऐसे कंप्यूटर जो डिफरेंट मुकाम पर मौजूद हों और उनके दरमियान डिफरेंस जितना मर्जी ज़्यादा हो, उनको आपस में कनेक्ट करवाना यूनिवर्सल सर्विसेज कहलाता है। ठीक है, यानी मान लो अगर आपका एक कंप्यूटर जो है वो लाहौर में है और दूसरा कंप्यूटर कराची में, अब दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान कितना ज़्यादा फासला है, तो यूनिवर्सल सर्विस ये कहती है कि दो कंप्यूटर चाहे जितने मर्जी फासले पर एक दूसरे से मौजूद हों, उनके दरमियान जितना ज़्यादा मर्जी डिस्टेंस हो, उन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाना, आपस में कनेक्ट करवाना यूनिवर्सल सर्विसेज कहलाता है। अब यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं, कहता है कम्युनिकेशन सिस्टम, कहता है एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम दैट सप्लाइज यूनिवर्सल सर्विसेज अलाउज ऑल आर्बिट्रेरी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट। यानी वो कह रहा है एक ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम जिसका मकसद ये होता है कि दो आर्बिट्रेरी पेयर्स ऑफ कंप्यूटर्स, यानी एक दो ऐसे कंप्यूटर्स जिनके दरमियान फासला जितना मर्जी ज्यादा हो, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाया जाए ताकि लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाए अपनी फाइल्स को शेयर करने में, अपने डाटा को शेयर करने में। ठीक है, तो इसलिए जो है वो दुनिया में यूनिवर्सल सर्विसेज का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आगे वो यही बात बोल रहा, कहता है यूनिवर्सल सर्विसेज इज डिजायरेबल। कहता है ये फायदेमंद इसलिए होती है बिकॉज इट इट इंक्रीज इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी, यानी ये हर इंडिविजुअल पर्सन की जो काम करने की सलाहियत है उसको जो है वो इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। कौन? यूनिवर्सल सर्विस। क्यों? क्योंकि देखें अब हर बंदे की सलाहियत ज्यादा कैसे हो गई है, क्योंकि दो डिफरेंट मुकामात पर मौजूद जब कंप्यूटर को आपस में मिला दिया जाएगा तो इससे क्या होगा कि हर पर्सन इजीली दूसरे पर्सन को जो है वो डाटा शेयर कर सकता है, फाइल्स शेयर कर सकता है, ईमेल सेंड कर सकता है। तो इससे क्या होगा कि हर बंदे की जो काम करने की सलाहियत है वो क्या हो गई है, यूनिवर्सल सर्विस की वजह से इंक्रीज हो गई है। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है यहाँ पर कहता है एक्सटेंशन टेक्निक्स सच एज ब्रिजिंग। ये आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। कहता है एक्सटेंशन टेक्निक्स, ये आपको पेपर में किस तरह से पूछ सकते हैं कि वो कौन सी एक्सटेंशन टेक्निक्स है जो हिट्रोजीनियस नेटवर्क के लिए जो है वो यूज नहीं की जाती। तो दोस्तों उसका नाम है ब्रिजिंग। क्या नाम है उसका? ब्रिजिंग। अब ब्रिजिंग क्या होती है? ब्रिजिंग दोस्तों बेसिकली दो नेटवर्क्स को आपस में मिलाने के लिए जो है वो यूज की जाती है। ब्रिजिंग क्या है? ब्रिजिंग एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा जो है ना वो हमारे पास अमल है जिसमें हम क्या करते हैं, दो नेटवर्क्स को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ब्रिजिंग कहते हैं। अब वो कहता है ब्रिजिंग कब यूज नहीं की जा सकती, तो कहता है ब्रिजिंग कैन नॉट बी यूज्ड विद हिट्रोजीनियस नेटवर्क। यानी कहता है जब आपके पास हिट्रोजीनियस नेटवर्क्स हो, हिट्रोजीनियस कौन से होते हैं? ऐसे नेटवर्क जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। जो जो सेम होते हैं उनको होमोजीनियस कहते हैं, और जो डिफरेंट मुख्तलिफ नेटवर्क्स होते हैं उनको हिट्रोजीनियस नेटवर्क कहते हैं। तो कहता है ब्रिजिंग सिर्फ उन दो नेटवर्क्स को आपस में मिलाता है जो एक जैसे होते हैं, यानी होमोजीनियस होते हैं। और अगर आपके दो नेटवर्क जिनको आपने आपस में मिलाना है, अगर वो हिट्रोजीनियस नेटवर्क्स हैं यानी डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, तो उनको ब्रिजिंग के थ्रू जो है वो मिलाया नहीं जा सकता। अब आगे उसने वजह भी बताई है, कहता बिकॉज, क्योंकि ऑफ इनकम्पैटिबल पैकेट फॉर्मेट्स, क्योंकि अगर दोस्तों आपके जो नेटवर्क्स हैं अगर वो डिफरेंट होंगे तो उनके पैकेट्स फॉर्मेट भी डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से हम ब्रिजिंग के थ्रू उन दो नेटवर्क्स को आपस में नहीं मिला सकते। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो है वो MCQ है, इसको अच्छे से याद कर लेना कि ब्रिजिंग हिट्रोजीनियस नेटवर्क्स को आपस में मिलाने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि उनके अंदर जो है वो इनकम्पैटिबल पैकेट्स फॉर्मेट्स होते हैं। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट वर्किंग क्या होती है?
दोस्तों इंटरनेट वर्किंग अगर मैं सादा अल्फाज में आपको बताऊं तो इंटरनेट वर्किंग ये होती है कि जब आप छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बना लेते हो तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट वर्किंग कहते हैं। तो यहाँ पर उसने ये बताया था दिस डिस्पाइट द इनकम्पैटिबिलिटीज अमंग networks researchers has divide, devised a scheme that provides universal service among heterogeneous networks called इंटरनेट वर्किंग। अब इस बात का क्या मतलब है, यानी वो बोल रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है कि जो डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स होते हैं उनके अंदर मुकम्मल सलाहियत नहीं होती, मतलब तमाम चीज़ें एक जैसी नहीं होती है, यानी डिफरेंट होती हैं। अब उनको मिलाना, उनको आपस में कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, रिसर्चर ने बेसिकली एक ऐसी स्कीम बनाई जिसके अंदर हम अपने हेट्रोजीनियस जो नेटवर्क्स हैं, मतलब जो डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में मिलाया जा सके, कनेक्ट किया जा सके। तो दोस्तों इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, या इस स्कीम को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट वर्किंग। अब आपको समझ आइए इंटरनेट वर्किंग क्या होती है और इंटरनेट वर्किंग का मेन मकसद क्या था। इंटरनेट वर्किंग का मेन मकसद ये था कि हम छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बना सकें, ठीक है। और इस पहली लाइन में उसने यही बताया हुआ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर जो सलाहियत होती है वो डिफरेंट तरह की होती हैं। सो उन डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स को आपस में मिलाने के लिए जो है वो हम जो स्कीम यूज़ करते हैं उसको हम इंटरनेट वर्किंग कहते हैं। और इंटरनेट वर्किंग को इसलिए बनाया गया था या इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि हम छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बना सकें। आगे इंपॉर्टेंट उसने एक बात की है, कहता है इट यूजेस बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कहता है जो इंटरनेट वर्किंग होती है ना, ये हार्डवेयर भी यूज़ करती है और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करती है। आगे दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है इंटरनेट आर्किटेक्चर, यानी इंटरनेट की का ढांचा कैसे का होता है। तो कहता है इंटरनेट आर्किटेक्चर के अंदर उसने पहली बात क्या की है, कहता है ऑर्गेनाइजेशन सेल्डम यूजेस अ सिंगल राउटर टू कनेक्ट इट्स एंटायर नेटवर्क फॉर टू रीजंस। अब ये पेपर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताओ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किन दो वजूहात की बुनियाद पर जो है वो सिंगल राउटर का इस्तेमाल नहीं करती अपने पूरे के पूरे नेटवर्क के अंदर, यानी पूरे नेटवर्क के अंदर एक सिंगल राउटर का इस्तेमाल जो है वो किन वजूहात की बुनियाद पर नहीं किया जाता, कहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो आपको वो दो वजूहत बतानी चाहिए। तो जनाब दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने पूरे के पूरे कंप्लीट नेटवर्क को एक सिंगल राउटर के थ्रू जो है वो हैंडल नहीं करती, या एक सिंगल राउटर के थ्रू जो है वो यूज़ नहीं करती। उसकी दो वजूहत हैं, पहली वजह है ट्रैफिक और दूसरी वजह है रिडंडेंसी। अब पहली वजह ट्रैफिक का क्या मतलब है, ट्रैफिक का मतलब ये है दोस्तों, अगर देखो अगर एक सिंगल नेटवर्क हो, एक सिंगल राउटर होगा अगर, तो आपको पता है राउटर का काम क्या होता है, राउटर का काम ये होता है कि आने वाले डाटा पैकेट्स को नेटवर्क के ऊपर क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ये राउटर का काम होता है। तो अगर एक सिंगल राउटर होगा तो अगर ट्रैफिक बढ़ेगी तो क्या होगा, उस सिंगल राउटर के ऊपर क्या हो जाएगा, लोड बढ़ जाएगा। जब लोड बढ़ जाएगा तो फिर आपका तमाम का तमाम डाटा जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह सेंड नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने पूरे एंटायर नेटवर्क के लिए कभी भी एक सिंगल राउटर का इस्तेमाल नहीं करती। तो पहली वजह समझ आ गई कि ज्यादा हैवी ट्रैफिक की वजह से हम सिंगल राउटर का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी वजह क्या है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी किसे कहते हैं, बैकअप। बैकअप क्या होता है, यानी एक से ज्यादा रास्ते बैकअप कहलाते हैं और उसको हम नेटवर्किंग की दुनिया में रिडंडेंसी कहते हैं। तो कहता है रिडंडेंसी इंप्रूव्ड इंटरनेट रिलायबिलिटी। कहता है दूसरी वजह है रिडंडेंसी, जिसकी वजह से हम सिंगल राउटर का इस्तेमाल नहीं करते। अब रिडंडेंसी का सिंगल राउटर से क्या लिंक है दोस्तों, वो ये है कि देखिए अगर सिंगल राउटर होगा तो इसका मतलब है सिंगल रास्ता, एक ही रास्ता डाटा को सेंड करने का। तो अगर वो सिंगल राउटर में कोई खराबी आ जाएगी तो क्या होगा, रिडंडेंसी जो है वो जीरो हो गई। और जब रिडंडेंसी जीरो हुई तो क्या होगा, हमारे इंटरनेट की जो रिलायबिलिटी है वो खत्म हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इंटरनेट की रिलायबिलिटी या जो इत्मीनान है वो बरकरार रहे, तो उसके लिए आपको रिडंडेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। रिडंडेंसी मीन एक से ज्यादा रास्ते चूज करने पड़ेंगे और मतलब का बंदोबस्त करना पड़ेगा। और एक से ज्यादा रास्ते कब होंगे, जब आपके पास मल्टीपल राउटर्स होंगे। तो इसलिए वो कह रहा है हम जो है वो कभी भी अपने पूरे नेटवर्क के लिए कभी भी एक सिंगल राउटर का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मल्टीपल राउटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये दो चीज़ें याद रखनी है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे नेटवर्क के लिए एक सिंगल राउटर का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते, एक ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से और दूसरा रिडंडेंसी को खराब ना हो उसकी वजह से, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी अगला इंपॉर्टेंट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, लेयरिंग एंड टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ पे टीसीपी आईपी कहता है प्रोटोकॉल जो होते हैं ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 कंसेप्चुअल लेयर्स। कहता है हमारे पास जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स है उसको हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है
5 कंसेप्चुअल लेयर्स के अंदर। अब दोस्तों टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को पहला सवाल यहाँ पे ये पता होता है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को 5 कंसेप्चुअल लेयर्स में डिवाइड या ऑर्गेनाइज क्यों किया गया दोस्तों, इसलिए ताकि हर लेयर अपना मखसूस काम इजीली परफॉर्म कर सके। क्योंकि देखें अगर आप इनको लेयर्स में डिवाइड नहीं करोगे तो क्या होगा, एक पूरे सिस्टम को जब काम करना पड़ेगा तो वो मुश्किल हो जाता है। जैसे देखो एक बिल्डिंग बनानी है, एक बिल्डिंग बनानी है, अगर एक ही टीम जो है वो सारे काम कर रही होगी तो उससे जो है वो जल्दी काम नहीं होगा। अगर हम ऐसे कर लें कि हर पर्सन को एक खास काम असाइन कर दें कि मतलब तुमने ये काम करना है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जब हर बंदे का अपना अपना खुद का स्पेसिफिक काम होगा तो उससे जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, काम ज्यादा फास्टली हो सकेगा। तो यही वजह के टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स को हमने 5 कंसेप्चुअल लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है। आगे वो बोल रहा है although some layers of the TCP IP reference model correspond to layers of the OSI reference model। कहता है जो हमारे पास TCP IP layers होती हैं इनमें कुछ लेयर जो है वो हमारी ISO रेफरेंस मॉडल की तरह ही लेयर्स की तरह ही मुशाबत रखती हैं, ठीक है, उसकी जैसी होती हैं। आगे वो बोल रहा कहता है द ISO layers scheme does not have a layer that corresponds to TCP IP internet layer। कहता है लेकिन ISO लेयर स्कीम के अंदर कोई ऐसी लेयर मौजूद नहीं है जो कि TCP IP इंटरनेट लेयर का मुकाबला कर सके। तो ये इसने ऊपर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा है। आगे दोस्तों आपको ये लेयर जो है ना TCP IP लेयर्स के नाम आपको याद हो कि इनमें लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 5 कौन कौन सी होती है। अब देखो यहाँ पे कहता है लेयर 1 का नाम है फिजिकल लेयर, लेयर 2 का नाम है नेटवर्क इंटरफेस लेयर, लेयर 3 का नाम है इंटरनेट लेयर, लेयर 4 का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर और लेयर 5 का नाम है एप्लीकेशन लेयर। तो ये 5 लेयर्स हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए कि टीसीपी आईपी के अंदर 5 लेयर्स कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या नाम है। अब आगे उनकी फंक्शनैलिटी भी आपको याद होनी चाहिए। अब देखें लेयर 1 कौन सी है, फिजिकल लेयर। इसका काम क्या होता है, कहता है इसका काम होता है कि ये बेसिकली हमारे पास फिजिकल लेयर का काम होता है फिजिकल कनेक्शन बिल्ड करना, मतलब डाटा को फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना जो है वो फिजिकल लेयर का काम होता है, जो कि लेयर नंबर 1 है। उसके बाद लेयर नंबर 2 कौन सी है, लेयर नंबर 2 है हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस लेयर। दोस्तों इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे डाटा को फ्रेम्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज करना, यानी फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना। हमारा जितना भी डाटा होगा उसको फ्रेम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना, तरतीब देना किसका काम है, लेयर 2 का, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस लेयर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेयर 3 कौन सी है, लेयर 3 है हमारे पास इंटरनेट लेयर। दोस्तों इंटरनेट लेयर का काम क्या है, कहता है इंटरनेट लेयर का काम ये है कि वो जो हमारे पास डाटा के फ्रेम बन के आए हैं उन फ्रेम्स को पैकेट्स में कन्वर्ट करना और उन पैकेट्स को इंटरनेट के ऊपर फॉरवर्ड करना, जो है वो भेजना इंटरनेट के ऊपर जो है, ये किसका काम है, लेयर 3 का काम है, जिसको हम इंटरनेट लेयर कहते हैं। उसके बाद लेयर 4 कौन सी है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम ये होता है कि जो आपके पास डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी रिलायबिलिटी को बरकरार रखना, उसकी रिलायबिलिटी को क्या करना, बरकरार रखना, ये लेयर 4 का काम है। उसके बाद लास्ट लेयर कौन सी, लेयर 5, जिसको हम जो है वो एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। और इसका काम क्या है, इसका काम है डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंटरनेट यूज करवाना, जो है वो लेयर 5 का जो है वो काम है किसके अंदर, इसके अंदर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के अंदर। तो ये 5 लेयर्स की 5 लेयर के मैंने आपको नाम भी बता दिए, हर लेयर का क्या क्या मकसद है वो भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट में दोस्तों ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा, ये सिर्फ आपके एमसीक्यू पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ को आपने पढ़ लेना। यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।